दृष्टि आईएएस के आरडी आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख ए नेक्सस अप्रोच टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिक खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2030 का एजेंडा अपनाया गया था। इन सतत विकास लक्ष्यों में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब इन लक्ष्यों की प्राप्ति में महज 5 वर्ष बचे हैं। चूंकि भारत भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश है, तो भारत के लिए भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन देश को विभिन्न एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के बीच जटिल समन्वय प्रबंधन की एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मसलन खाद्य सुरक्षा में प्रगति प्रायः जल संसाधनों और जैव विविधता संरक्षण के लिए खतरा बनी हुई है। पारंपरिक विकास की रणनीतियां जो वनों, कृषि और जल को अलग अलग क्षेत्र मानती हैं, भारत की तेजी से बदलते परिदृश्य बढ़ते पर्यावरणीय दबावों के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। इसके समाधान के लिए जरूरी है कि एक समेकित नेक्सस दृष्टिकोण को अपनाया जाए, जो जैव विविधता, कृषि और जल के बीच जटिल संबंधों को स्वीकार करते हुए समानता, स्थिरता और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देता है। गौरतलब है कि नेक्सस दृष्टिकोण संसाधनों जैसे जल, ऊर्जा, भोजन के बीच जटिल अंतर संबंधों और परस्पर निर्भरता को समझने और एकीकृत प्रबंधन के लिए एक प्रणालीवार अंतः विषय तरीका है, जिसका लक्ष्य अलग अलग खंडों की तुलना में बेहतर संसाधन सुरक्षा, लागत प्रभावशीलता और टिकाऊ विकास प्राप्त करना है। यह दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल को अनुकूलित करने पर केंद्रित है, जिससे एकीकृत योजना और शासन को बढ़ावा मिलता है। इस ऑडियो आर्टिकल में हम भारत की सतत विकास लक्ष्यों के प्रति तैयारी, उपलब्धि और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं भारत ने हरित विकास की दिशा में क्या प्रगति की है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से प्रगति की है। राष्ट्र ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाकर अपने जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को पुरजोर तरीके से पूरा करने का प्रयास किया है। भारत में बड़े पैमाने पर सोलर, विंड और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जिससे ग्रीन पावर के क्षेत्र में भारत की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत वायु प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की ईवी अपनाने के लिए पीएमई ड्राइव प्रोत्साहन योजना और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार ने इस उद्योग के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र बनाया है। इस नीतिगत प्रयास से ईवी में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो 6 वर्ष पहले मात्र 0.1% से बढ़कर वर्तमान में लगभग 5% हो गई है, जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहन अग्रणी है। इन सबके अलावा भारत ने अपनी जैव विविधता की रक्षा करने और कार्बन सिंक बढ़ाने के लिए सतत कृषि और भूमि संरक्षण में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2024 में 109 जलवायु सहनशील बीज की किस्में लॉन्च की। कई सरकारी पहलें जैसे कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया क्षरणशील वनों को बहाल करने और वन कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। साथ ही भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ने भी सकारात्मक रुझान को उजागर किया है। इसके अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण उसके भूक्षेत्र के 25.17% हिस्से में फैला हुआ है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि के कारण वर्ष 2025 के बाद से अनुमानित 2.29 अरब टन कार्बन सिंक की वृद्धि हुई है, जो भारत को वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन सिंक बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त सतत विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जलीय सुरक्षा को पहचानते हुए भारत ने जल संरक्षण और उसके समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर पहलें लागू की हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मिशन में स्रोत स्थिरता उपायों को भी अनिवार्य किया गया है, जैसे कि वर्षा जल संचयन और ग्रे वाटर मैनेजमेंट। नमामि गंगे मिशन ने गंगा नदी के कायाकल्प में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे इसके तटों पर स्थित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनुपालन स्थिति में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अपशिष्ट निर्वहन में उल्लेखनीय कमी आई है। साथ ही भारत अपशिष्ट प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर मजबूत नीतियों को लागू करके एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 प्लास्टिक अपशिष्ट का सामना करने और प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा भारत ने स्वयं को हरित वित्त के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया है,
साथ ही सतत प्रौद्योगिकियों में नवाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। सरकार ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को उदार बनाया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिसमें अरबों रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मार्च 2025 तक लगभग 12.67 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इस वित्तीय और नीतिगत समर्थन ने ग्रीन हाइड्रोजन जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को भी उत्प्रेरित किया है। मसलन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए अब जानते हैं कि भारत के हरित विकास और स्थायित्व प्रयासों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। हालांकि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीव्रता के साथ बढ़ रही है, लेकिन मौजूदा विद्युत ग्रिड अवसंरचना अस्थिर सोलर एवं विंड एनर्जी के प्रवाह को संभालने के लिए तैयार नहीं है। इससे महत्वपूर्ण ग्रिड अस्थिरता और कर्टेलमेंट की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा अपव्यय हो जाती है, क्योंकि ग्रिड इसे अवशोषित नहीं कर सकता। साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा अभी भी काफी हद तक कोयले पर निर्भर है, जो विद्युत उत्पादन का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। औद्योगिकीकरण और शहरी विकास के लिए देश की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग कोयले से पूर्ण और त्वरित संक्रमण को कठिन बनाती है। भारत के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री के अनुसार देश की विद्युत खपत में कोयले का योगदान लगभग 70% बना रहेगा, जिसकी वर्ष 2030 तक मांग बढ़ाकर लगभग 1.6 बिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह निर्भरता भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और वायु गुणवत्ता लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करती है। इसके अलावा सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, विशेष रूप से मजबूत चार्जिंग अवसंरचना की कमी और उच्च प्रारंभिक लागत। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बैटरियों की उच्च लागत सार्वजनिक और निजी चार्जिंग स्टेशनों की अपर्याप्त संख्या के साथ मिलकर संभावित खरीदारों को हतोत्साहित करती है। इन सबके अतिरिक्त विखंडित और अप्रभावित अपशिष्ट प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत को स्थायी और बढ़ते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा अतिप्रवाहित लैंडफिल और खुले डंपों में समाप्त हो रहा है। साथ ही अपशिष्ट पृथक्करण और प्लास्टिक प्रतिबंधों पर सरकारी नियमों के बावजूद नागरिक जागरूकता की कमी, अपर्याप्त संग्रह अवसंरचना और सीमित प्रसंस्करण क्षमता के कारण कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आसवन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार 75 से 80% अपशिष्ट एकत्रित कर लिया जाता है, केवल 22 से 28% का ही वास्तव में प्रसंस्करण या उपचार किया जाता है। शेष पर्यावरण प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त जल प्रबंधन एक गंभीर चुनौती है, जहां अत्यधिक दोहन, अकुशल उपयोग और व्यापक प्रदूषण के संयोजन ने संसाधनों पर दबाव बना दिया है। कृषि क्षेत्र, जो भारत के जल उपभोग का 80% से अधिक है, गैर संधारणीय भूजल दोहन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जल स्तर में भारी कमी आई है। हरित क्रांति की विरासत के कारण मृदा अपरदन और जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त हरित वित्त में भी बाधाएं कम नहीं हैं। बढ़ती रुचि के बावजूद भारत में हरित वित्त बाजार उच्च लागत, मानकीकृत मापदंडों की कमी और घरेलू निवेशकों में सीमित दीर्घकालिक रुचि से संबंधित महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करता है। विभिन्न सतत परियोजनाओं, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और हरित बुनियादी ढांचे में लंबी परिपक्वता अवधि और जटिल जोखिम प्रोफाइल होती है, जो पारंपरिक ऋणदाताओं को हतोत्साहित करती है। लेकिन सवाल है कि भारत हरित विकास और स्थिरता की दिशा में प्रभावी ढंग से कैसे आगे बढ़ सकता है। ग्रिड अस्थिरता की समस्या के समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड को विकेंद्रीकृत करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एकल केंद्रीकृत राष्ट्रीय ग्रिड के बजाय भारत को वितरित माइक्रो ग्रिड्स के एक नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो रूफटॉप सोलर और लघु स्तरीय पवन जैसे स्थानीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करते हों। यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण ऊर्जा की स्वतंत्रता को बढ़ाएगा, संचरण संबंधी हानियों को कम करेगा और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदूषण की पर्यावरणीय लागतों को कम करने के लिए भारत को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कार्बन मूल्य या कैप एंड ट्रेड जैसी बाजार आधारित व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। यह कंपनियों को उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि इससे स्वच्छ तकनीकों और उत्पादन प्रक्रियाओं में निवेश करना आर्थिक रूप से लाभप्रद हो जाएगा। इसके अलावा सतत सार्वजनिक परिवहन में निवेश करना भी एक अच्छा विकल्प है। शहरी वायु प्रदूषण और यातायात जाम को कम करने के लिए भारत को एकीकृत निम्न कार्बन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए और इसमें भारी निवेश करना चाहिए। यह केवल मेट्रो और बसों तक सीमित नहीं है, इसमें समर्पित बस, रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक रिक्शा और साइकिल के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाना शामिल है।
साथ ही जलवायु स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु भारत को जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाना चाहिए। इसमें संरक्षण जमीन, सेंसर तकनीक के साथ सटीक खेती और विविधतापूर्ण फसल प्रणाली जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है। किसानों को सतत कृषि तकनीक के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रदान करके सरकार मृदा की गुणवत्ता सुधार सकती है, जल उपयोग कम कर सकती है और कृषि क्षेत्र को जलवायु संकटों के प्रति अधिक समुत्थानशील बना सकती है। इन सब के अलावा भारत को जल शासन में पारिस्थितिक आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें नदियों, आर्द्र भूमियों और भूजल को एकीकृत प्रणालियों के रूप में देखा जाए, न कि पृथक संसाधनों के रूप में। इसके लिए जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत जल बजटिंग, भूजल नियमों का सख्ती से पालन तथा ड्रिप सिंचाई जैसी जल कुशल तकनीकों को प्रोत्साहन प्रदान करना आवश्यक है। तो आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। सततता, विकास और प्रकृति के बीच कोई विकल्प नहीं है। यह प्रकृति के साथ मिलकर बढ़ने की कला है। भारत की हरित विकास और सततता की राह विकास को पारिस्थितिक संरक्षण, समानता और नवाचार के साथ संतुलित करने पर निर्भर करती है। समग्र समाधान, नेक्सस योजना, हरित वित्त और जलवायु स्मार्ट प्रथाओं को अपनाकर देश चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। इस यात्रा के लिए सामूहिक प्रयास, दृढ़ संस्थाएं और व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है। सरकार नीतिगत परिवर्तन द्वारा इस दिशा में और तेजी से कदम बढ़ा सकती है। सरकार को इस दिशा में प्रमुख चुनौतियों का उचित समाधान करने पर प्रयास करना चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के लिए जनसाधारण की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे सामूहिक प्रयास में वृद्धि हो। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति के लिए भारत के सामने कई नीतिगत और बुनियादी संरचना की चुनौतियां हैं। कथन की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।